Hello everyone. So today we will do the chapter Delhi Sultans of NCERT chapter 3. Okay, so let's begin. तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है दिल्ली. सो दिल्ली इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर इन द 12th सेंचुरी. पहले ये तोमारा राजपूत किंगडम के अंडर आता था और उनकी कैपिटल था. उसके बाद चौहान्स ने तोमारास को हरा दिया एंड देन ऑफ कोर्स इट बिकेम अंडर तोमारास एंड देन इट बिकेम द दिल्ली कैपिटल ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. ठीक है, यहाँ पर कॉइन्स मिंट किए जाते थे जिनका नाम था दिल्ली वाल. तो अब एक बार इनका टाइमलाइन देख लेते हैं. ठीक है, सो दीज आर द राजपूत डायनेस्टीज विच रूल्ड. तोमारास, इनके रूलर थे अनंगपाल. चौहान्स, इनके रूलर थे पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, फिर इसके बाद शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की. ओके, सो दिस इज द स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी. इनका एक बार आप टाइमलाइन जरूर देख लीजिए एंड दिस इज द मोर डिटेल्ड वन. तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. नाउ अब एक बार इनके रिसोर्सेज के बारे में पता करते हैं कि हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता कैसे चला. ओके, सो सेवरल रिसोर्सेज आर यूज्ड. इंपॉर्टेंट है इंस्क्रिप्शंस. तवारीख. तवारीख वर द हिस्ट्रीज दैट वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज. पर्शियन लैंग्वेज वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत और इनको लर्नड मैन लिखते थे. ठीक है, जो कि स्किल्ड होते थे वो लिखते थे. एंड देन ऑफ कोर्स द कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अस द रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं ये समझने के लिए आप प्लीज पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें आई हैव मेंशन्ड. और ये कुछ नहीं, दीज आर जस्ट द मोटिव्स ओके विच आर प्रिंटेड ऑन द सरफेस. इसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है कि कौन रूलर होता है, ऑल द ग्रांट्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. सो नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स सी द एक्सपेंशन. तो इनिशियली सुल्तान्स seldom went beyond fortified areas and controlled the hinterlands. इसका मतलब क्या है कि सुल्तान्स इनिशियली शुरू में सिर्फ फोर्टिफाइड एरियाज में रहते थे. ठीक है, ये आपका मान लीजिए फोर्टिफाइड है, यहाँ पे फोर्ट है, पैलेसेस है, वो इससे बाहर जाते ही नहीं थे. वो हिंटरलैंड्स को कंट्रोल नहीं करते थे. ठीक है, क्योंकि उनके लिए गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करना बंगाल और सिंध में दिल्ली में रहकर बहुत ज़्यादा मुश्किल था. रिबेलियन, वॉर, बेड वेदर, मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान, दीज वर ऑल द चैलेंजेस दैट वर फेस्ड बाय द सुल्तान्स. जिस वजह से वो दिल्ली में ही रहे, उससे बाहर नहीं निकले. लेकिन ये इनिशियली हुआ. बाद में अंडर द रेन ऑफ गौसुद्दीन बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन टुक प्लेस. सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे. ठीक है, तो ये उस टाइम का मैप है दिल्ली का. और आप देख सकते हैं कि दिस इज दिस एरिया, दिस सराउंडिंग एरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान्स बट इट वाज लिमिटेड. फिर एक्सपेंशन शुरू हुआ. एक्सपेंशन के लिए 2 कैंपेन्स करे गए, फर्स्ट कैंपेन एंड सेकंड कैंपेन. ठीक है, फर्स्ट कैंपेन जो था इट फोकस्ड ऑन द इंटरनल फ्रंटियर्स. उन्होंने क्या किया, जो हिंटरलैंड्स थे उनको कंसोलिडेट किया, गैरिसन टाउन्स को कंसोलिडेट किया, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया और नए फोर्ट्स एंड पैलेसेस बनाए गए. तो उन्होंने पहले लोकली अपने को स्ट्रेंथ दी. ठीक है, फिर सेकेंड कैंपेन में दे फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स. एक्सटर्नल का मतलब कि अब हमें नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी एक्सपेंड करना है. तो उन्होंने साउथ एक्सपेडिशंस किए. ठीक है, मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू सदर्न इंडिया. Elephants, horses, slaves, they were all used and precious metals were carried away and were traded as well. ठीक है, सो इन दोनों कैंपेन्स की वजह से ट्रेड आपका पावरफुल हुआ. क्लियर हुआ. अब एक बार इसके एक्सपेडिशंस देख लेते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा साउथ इंडिया में एक्सपेडिशंस हुए थे. अलाउद्दीन के एक्सपेडिशंस का ये दिल्ली इज द सेंटर. ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई एंड देन इट मूव टू साउथ. क्लियर हो गया. सो मोहम्मद तुगलक के रेन के एंड तक जो सुल्तान्स थे उन्होंने काफी बड़ा एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कवर कर लिया था. ठीक है, तो इनको करीब 150 साल लगे अपना एरिया एक्सपेंड करने में. अब एक बार ये देखते हैं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज किया. उन्होंने इतना एक्सपेंशन किया, इतना कंसोलिडेशन किया, सो हाउ डिड दे मैनेज. लेकिन उससे पहले हम एक बार पढ़ेंगे मस्जिद के बारे में. मस्जिद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर एज वेल एज रिलीजियस फीचर विच इज associated with the sultanates as well as the Mughal emperors. तो आप ये देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है. ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय दिल्ली सल्तनत. ठीक है, सो दिल्ली सल्तनत इसको बिल्ड किया था, इस मीनार को बिल्ड किया था 2 सुल्तान्स ने, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश. वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स. शुरुआत ऐबक ने की थी, खत्म इल्तुतमिश ने किया था. ठीक है, सो मॉस्क बेसिकली एक प्लेस होती है जहाँ पे कि जो मुस्लिम्स हैं वो अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं.
मुस्लिम्स मक्का को फेस करके प्रेयर्स करते हैं। इंडिया में दिस डायरेक्शन इज वेस्ट, जिसको किबला भी बोला जाता है। सुल्तान्स मॉस्क बनाते थे टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्लेम्स टू बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ मुस्लिम्स एंड द इस्लाम। ठीक है, आई एम सॉरी। सो सुल्तान्स मॉस्क बनाते थे ये बताने के लिए कि हम इस्लाम और मुस्लिम्स के प्रोटेक्टर्स हैं। ठीक है, एंड दे ऑल्सो क्रिएटेड द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जिसमें सभी बिलीवर्स थे। अब एक कम्युनिटी बनाने की, इस सेंस को क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स। ठीक है, देन अब एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। हमने मस्जिद के बारे में समझ लिया। एडमिनिस्ट्रेशन में मेन आपका यूज होता था स्लेव्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सुल्तान्स ने स्लेव्स को ही क्यों चूज किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? क्योंकि जो स्लेव्स होते हैं वो हमेशा लॉयल होते हैं, रिलायबल होते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो वो डिपेंडेंट होते हैं, वो कभी भी अपने रूलर्स को चीट नहीं कर सकते। दे कैन नेवर चीट। दैट्स व्हाई स्लेव्स वर पुट इनटू हायर पोजीशंस। ठीक है, नो चिफ्टियंस, नो लैंडलॉर्ड। सो बंदीगण वाज द स्लेव्स, वो स्लेव्स थे जो कि इल्तुतमिश खरीदता था फॉर द मिलिट्री पर्पस। ठीक है, क्लाइंट्स को उठाया जाता था, क्लाइंट्स को चूज किया जाता था फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड, मतलब कि दे वर नॉट रिच, दे डिड नॉट बिलोंग टू द एनी एलिट फैमिली, राइट? सो दे वर चोजन टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस लाइक गवर्नर्स एंड जनरल्स, क्योंकि वो लॉयल एंड रिलायबल होते थे। ठीक है, एज रिटन देयर। So they also appointed military commanders and governors of इक्तास। इक्तास क्या होती थी? आपकी टेरिटरी होती थी जिनको गवर्न करते थे इक्तादार, जिनको मुफ्तीज भी बोला जाता है। They also maintained law and order and also collected land revenues। क्लियर? उसके बाद अभी हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत ने अपने कैंपेन के थ्रू हिंटरलैंड्स को भी खरीद लिया। ठीक है, उन पे भी कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कैंपेन्स किए थे इंटरनल फ्रंटियर्स। तो उसको कैसे मैनेज किया? उसको उन्होंने मैनेज किया थ्रू समंथा एरिस्टोक्रेट्स। दीज वर द चिफ्टियंस जो कि लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट एंड कलेक्शन करते थे। लैंड्स को मेजर किया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था। 3 टाइप्स के टैक्स होते थे, खरज केटल्स पे होता था और थर्ड होता था आपका हाउसेस पे। ठीक है, सो दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड। इन टैक्सेस को कलेक्ट करके जो रेवेन्यू होता था उससे फर्दर डेवलपमेंट टुक प्लेस। लेकिन इतना सब एक्सपेंशन के बाद भी लार्ज पार्ट्स वर स्टिल नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुल्तान्स। ठीक है, रीजनल रूलर्स आए जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी हुए। सो अब एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था दैट वाज मंगोल्स। ठीक है, मंगोल्स का गेंगिस खान, उसने नॉर्थ ईस्ट ईरान के ट्रांसोजियाना में अटैक किया था इन 1219। उसके बाद वो आ गए इंडिया। इंडिया में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम पर भी इन्वेजन्स किए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों ने इस इन्वेजन के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हैंडल किया? सो लेट्स सी। सो इन दोनों की स्ट्रैटेजीज में कुछ सिमिलैरिटीज थी, कुछ डिफरेंसेस भी थे। ठीक है, दीज टू आर द डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस क्या था कि खिलजी के टाइम पर दिल्ली को 2 बार अटैक किया गया, 1299 में और 1302 में। खिलजी ने लेकिन डिफेंसिव मेजर लिया। उसने बोला कि मैं एक बहुत बड़ी आर्मी बनाऊंगा लेकिन पहले अटैक नहीं करूंगा, माई स्ट्रैटेजी विल बी डिफेंसिव इन नेचर। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? अटैक कर दिया। ठीक है, उसने अटैक कर दिया, मंगोल आर्मी हार भी गई। उसने ये भी सोचा कि अब मैं ईरान पे अटैक करूंगा, तो उसने भी एक बड़ी आर्मी बनाई। लेकिन डिफरेंस क्या था कि इसका डिफेंसिव मेजर था, इसका अटैक था। ठीक है, नेक्स्ट वॉज अलाउद्दीन ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेजन गैरिसन टाउन्स बनाए जिसका नाम था सिरी। तो इस गैरिसन टाउन में आर्मीज को रखा गया। ठीक है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि दिल्ली के 4 शहरों को खाली कराया। उनके रेजिडेंट्स को बोला कि आप एक नई कैपिटल है दौलताबाद, वहां शिफ्ट हो जाओ, और जो सोल्जर्स हैं वो वहीं पर रहेंगे इन द सिटीज ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इसने नया टाउन बनाया, इसने दिल्ली में ही रखा। अनदर डिफरेंस। सिमिलैरिटीज क्या थी कि भाई देखो, सोल्जर्स को खाना देना है, उनको और भी रिसोर्सेज की जरूरत थी, तो इस एक्सपेंस को कैसे मेंटेन किया जाए? तो इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया दोनों ने। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के टाइम पर जब उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया उस टाइम पे फमीन भी आ गया इन द गंगा यमुना डो विच वाज अ फेलियर। क्लियर, बट दोनों ने टैक्स कलेक्ट किया। उसके बाद उनको सैलरीज भी देनी होती थी। सो अलाउद्दीन उनको कैश में देता था, इक्तास में नहीं देता था। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स इन कैश ओनली। सो दिस वाज अनदर सिमिलैरिटी। टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखते हैं कि सक्सेसफुल कौन हुआ। सो अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल हुए।
ठीक है, और मंगोल इन्वेजन्स के सामने वो टक्कर दी उन्होंने। लेकिन मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो एक फेलियर थे। इन्होंने जो टैक्स कलेक्ट किया उसी के टाइम पे फेमिन आ गया, ठीक है, तो लोगों में एक रिसेंटमेंट क्रिएट हो गया। ओके, इट क्रिएटेड द रिसेंटमेंट अमंग पीपल, वाइड स्प्रेड रिबेलियन हुए, टोकन करेंसी को भी हटा दिया गया। क्लियर हो गया? सो अलाउड दीज मेजर्स वर सक्सेसफुल बट मोहम्मद तुगलक वर नॉट। क्लियर? देन उसके बाद 15 एंड 16 सेंचुरी में आपके अदर सुल्तान हैं, सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज। लोधी डायनेस्टी आपकी आखिरी डायनेस्टी, ठीक है, ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उन्होंने 1526 तक रूल किया। उसके बाद कौन आ गए? मुगल्स, राइट। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया में अब इंडिपेंडेंट रूलर्स आ चुके थे, जो कि छोटे तो थे, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं कवर करते थे, बट वो काफी पावरफुल और वेल एडमिनिस्ट्रेटर थे, विच मेड देम पावरफुल। ओके, शेर शाह सुर ये भी एक रूलर थे जिन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को हराया था। ये हम मुगल चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके बाद उसमें दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। शेर शाह सुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियन हिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना इफेक्टिव था कि इस मॉडल को फॉलो किया था अकबर ने। अकबर जिनके टाइम पे जो मुगल एम्पायर था वो अपनी पीक पर था, ठीक है, उन्होंने भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल को फॉलो किया था। सो डेफिनेटली ओके। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मुगल एम्पायर शुरू हो गया आपका 1526 में, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो दैट वाज अ चैप्टर दैट सेड दैट वाज ऑल अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। आप प्लीज इनका एक बार टाइमलाइन देख लीजिए, मैप देख लीजिए, एंड दैट विल बी इनफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।